ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वह हमारे आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप सरकारी नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं तो भारतीय संविधान में यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कॉपी कलम लेकर इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिसका नाम है भारत में संवैधानिक विकास। भारतीय संविधान का जो संवैधानिक विकास हुआ था वो किन किन क्रमों से होकर गुजरा था, उनके विषय में हम लोग को एक नजर डालना है, साथ ही साथ इसकी नोट्स भी बनाते चलना है। ऐसे तो हम अब जानते हैं कि भारत का संविधान की जो रचना हुई थी वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था, जबकि पूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है और उस दिन से पूरे भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस भारतीय संविधान के बनने तक की जो कहानी है वो काफी दिलचस्प रही है, क्योंकि भारतीय संविधान की रचना कुछ दिनों का ही कार्य नहीं था, एक लंबे अरसे से लगातार ईंट पर ईंट जोड़ने के बाद उस महल बनने के समान था। अगर हम देखें तो ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ, उन्होंने 1599 में भारत की तरफ एक ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब पूर्वी जो देश होते हैं उन पर व्यापार के एकाधिकार दे दिया कि ठीक है, जाइए आप ईस्ट इंडिया कंपनी से अपना व्यापार शुरू करिए। 1726 के एक राजलेख आता है, इसमें कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर होते हैं उनको विधि निर्माण करने की, कानून निर्माण करने की, साथ ही साथ अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। और 1726 का जो राजलेख होता है, जिसे हम चार्टर कहते हैं, कि उसी के द्वारा ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियम, उपनियम और अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति दी जाती है। उसके साथ ही साथ 1773 में, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, 1773 में कंपनी में व्यापक भ्रष्टाचार हो जाता है, जिसके कारण ब्रिटेन सरकार जो होती है उसे रेगुलेटिंग एक्ट पारित करना पड़ता है। अगर हम देखें कि भारतीयों की तरफ से सबसे पहले एम.एन. राय ने संविधान के लिए पहल की, जो आगे चलकर नेहरू रिपोर्ट संविधान निर्माण के लिए चर्चा में जाती है। उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 आता है, भारतीय संविधान की रूपरेखा की तैयारी शुरू हो जाती है। जी हाँ, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है और प्रयास से करेंगे हम लोग परीक्षा वाले प्रश्न को लिखते चलेंगे। ठीक है सर? तो अब हम लोग को ये जानना है संविधान क्या है। एक छोटा सवाल हमारे और आपके मन में आता है कि संविधान क्या है। जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कि संविधान क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो आप क्या बताएंगे, बताइए। छोटा रहेगा, चलिए ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि संविधान क्या है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान वह दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी देश की जनता एवं सरकार के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों का संग्रह होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि संविधान को देश की सर्वोच्च आधारभूत विधि कहा जाता है। यही एक ऐसा दस्तावेज होता है जो राज्य के समस्त अंग, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, शक्ति प्रदान करता है। इन तीनों अंगों से मिलकर ही भारतीय संविधान या दुनिया का कोई भी संविधान बनकर था। संविधान की मर्यादा में रहकर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं और अलग अलग लोग अलग अलग देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। संविधान किसी देश का जो होता है सर्वोच्च कानून होता है, यह आप लोग को शायद पता होना चाहिए। अब इसमें हम ये जानते हैं कि संविधान का उद्देश्य क्या होता है। क्या आप लोग को पता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है? जल्दी से सभी लोग बताइए, जवाब दीजिएगा। अच्छा, ये जो लेक्चर है इसे आप नोट डाउन करते चलिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा ताकि क्लास खत्म होने के बाद आपके पास प्रॉपर वे में नोट्स हो। इसलिए हम आपको लेक्चर ज्यादा देने का प्रयास करेंगे। देखिए, संविधान का उद्देश्य क्या होता है।
सरकार के अंग, चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, इनका सृजन करना। सरकार के अंगों की जो शक्ति होती है, उनके कर्तव्यों, उनके दायित्वों आदि का निर्धारण करना। सरकार के सभी अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन सभी के बीच संबंधों को स्पष्ट करना। नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, जो उनके मूलाधिकार है, उन पर विवेचना करना। मौलिक कर्तव्यों को साथ साथ नीति निर्देशक तत्व आदि का उल्लेख करना। आपात स्थिति के लिए व्यवस्था करना, यह संविधान का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। अगर भारतीय संविधान का इतिहास देखें, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का जो संवैधानिक इतिहास है वो क्या है, बताइए। तो संविधान का इतिहास बताइए, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को। देखिए, भारतीय संविधान अगर इतिहास की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का इतिहास 1600 से शुरू हो जाता है। कब से? 1600 से ही भारतीय संविधान शुरू हो जाता है और ये चलते हुए 1600 से लेकर 1950 तक, 26 जनवरी 1950 तक भारतीय संविधान का एक लंबा ऐतिहासिक क्रम चलने के बाद तब हमें भारतीय संविधान 355 अनुच्छेदों वाला मिलता है। लगभग 350 साल की यात्रा पूरी करने के बाद आज हमें हमारे देश का संविधान मिला है। भारत का जो संवैधानिक इतिहास है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी 1600 में, उसी के साथ यह प्रारंभ हो जाता है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी जो एलिजाबेथ के द्वारा 1600 के एक चार्टर एक्ट या राजलेख द्वारा किया गया। 1726 की, अभी हमने ऊपर बात किया था, 1726 का जो चार्टर एक्ट आता है, का जो चार्टर एक्ट आता है, इसके द्वारा कंपनी ने व्यापार के साथ साथ कानून बनाने, न्याय के क्षेत्र में भी अपना कदम रखना शुरू कर दिया था। इसके द्वारा ही बंबई, कलकत्ता में निगम की स्थापना की गई। जी हां, चार्टर एक्ट 1726 के द्वारा बंबई और कलकत्ता में निगम का स्थापना की गई। मेयर एवं एल्डरमैन को इनका प्रशासन सौंपा गया। किसको? मेयर को और एल्डरमैन को इनका प्रशासन सौंपा जाता है। यहां मेयर कोर्ट भी बनाया गया, माने मेयर कोर्ट की भी स्थापना की गई, जिन्हें अपने क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले सिविल मामलों को सुनवाई करने का अधिकार दिया जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि इस राजलेख के द्वारा मामले में विचार करने में सहायता के लिए ग्रांड एवं पेटी जूरी प्रथा की शुरुआत होती है। आगे हम देखेंगे, जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तो वहां पर टॉपिक आएगा जूरी प्रथा। तो ग्राउंड एवं पेटी जूरी प्रथा भी शुरू होती है और इसी के द्वारा राजलेख या चार्टर एक्ट 1726 के द्वारा कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति दी जाती है। अब हम लोग को एक एक करके पढ़ना है भारतीय संविधान का इतिहास। जब हम भारतीय संविधान के इतिहास की बात करते हैं तो हमें दो तरफ में देखना होता है। एक है हमारा कंपनी का शासन, यहां पे हमें देखना होगा कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, और यहां पर हमें ताज का शासन, क्राउन का शासन, क्राउन का शासन, यह हमारा ब्रिटेन का है और यह हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। अगर कंपनी के शासन की बात करें तो रेगुलेटरी एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 का अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833। यहीं से 1857 की क्रांति होती है। क्रांति के बाद से यहाँ पे आपको हमें पढ़ना होगा, यहीं से कंपनी के हाथ से जो सत्ता होती है वो इंग्लैंड के हाथों में चली जाती है। आइए जानते हैं 1773। आप लोग हेडिंग बनाइएगा और हमारे साथ साथ लिखते चलिएगा, क्योंकि हम ये प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको लेक्चर लिखवाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा हम आपको लेक्चर देंगे, आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि आप सभी को क्या लेना है? सिलेक्शन लेना है। ठीक है, जब सिलेक्शन लेना है तो इस बात को हमें और आपको ध्यान देना होगा। तैयार है आप लोग? तैयार है? देखिए,
1773 का जो रेगुलेटरी एक्ट होता है, उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नाथ के द्वारा, कौन थे? लॉर्ड नाथ। इन्हीं के द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है जिसे गुप्त समिति कहते हैं। तो गुप्त समिति के सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और यहीं से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से 1773 के जो रेगुलेटरी एक्ट होता है, यहीं से जो बंगाल के गवर्नर होते हैं, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, लिख लीजिएगा। और मद्रास तथा बंबई के गवर्नर उनके अधीन कर दिए। माने जो मद्रास और बंबई के गवर्नर होते हैं वो भारत के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाते हैं। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद नियुक्त की जाती है। जो गवर्नर जनरल होते हैं उनकी मदद करने के लिए, उनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद नियुक्त की गई। शासन की समस्त, चाहे सैनिक हो, सिविल शक्तियों को गवर्नर जनरल तथा उनके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया जाता है और यह निर्णय में बहुमत हेतु जो निर्णय होता है, बहुमत के लिए गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया जाता है। इसी के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। कब? 1774 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। इसी के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय, लिख लीजिएगा, उच्चतम न्यायालय ना, सर्वोच्च न्यायालय होगा ना, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी के तहत कब? 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। सर एलिजा इम्पे इसके पहले न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, एलिजा इम्पे। लिख लीजिएगा आप सभी लोग, मैं उसे लिखवा दे रहा हूं। CJI, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश होते, सीजे होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते। अब मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ चैम्बर, लिमिस्टर एवं हाइड को भी न्यायाधीश बनाया जाता है। इनके अलावा कौन कौन थे? चैम्बर्स थे, लिमिस्टर थे, हाइड थे। इनको भी क्या बनाया जाता है? साथ ही साथ इसमें न्यायाधीश बनाया जाता है। यहां रख दीजिए ताकि हम भी देख लें कभी कभी। ठीक है, अब हम इसके आगे लिखेंगे अगला, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूनिक है। ठीक, वो है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। पहली बात तो ये जान लीजिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट का नामकरण पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा? ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट का नामकरण पिट्स इंडिया क्यों पड़ा? तो कितने लोग बता सकते हैं इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा? ठीक है, सौरभ सर, पिट्स इंडिया एक्ट का नामकरण पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा? जो लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करें, बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आखिर क्या ऐसा कारण था कि पिट्स इंडिया एक्ट का नामकरण पिट्स इंडिया? देखिए, यह उस समय, हाँ सही है, उस समय के जो ब्रिटेन के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उनके नामकरण पर ही इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ता है। ठीक, तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में एक दो बातें हम आपको और बता दें जो काफी महत्वपूर्ण है। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट आप लोग रुक जाइएगा, एक मिनट। उनका नाम क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट, एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। विलियम पिट, जी हाँ सही करिए, विलियम पिट। तो विलियम पिट के नाम पर
इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। कौन थे? विलियम पिट, उनका नाम था विलियम पिट। विलियम पिट, विलियम पिट उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया था। ठीक है, उन्हीं के नाम पर क्या रखा गया था? इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया था। अब यह जो एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट की 1784 में। आइए जान लेते हैं इसकी सबसे बड़ी क्या क्या विशेषता होती है। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, एक मिनट खाली। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहां पे अगर जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, इसमें फिर से क्या किया जाता है कि जो कमियां होती है किसमें 1773 की जो रेगुलेटरी एक्ट होता है, उस कमियों को सुधार किया जाता है। सुधार करने के बाद जो तथ्य सामने आते हैं, उन्हीं को सुधार करने के बाद हमारे यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट की जो है शुरुआत की जाती है। ठीक, अब आप लोग ये बताएं कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसकी जरूरत भारत में क्यों पड़ती है? पता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, नोट्स भी लिखते चलना है। तो क्यों जरूरत पड़ी थी? जल्दी से बताइए सभी लोग, क्यों जरूरत पड़ी थी? ऐसा क्या कारण था कि पिट्स इंडिया एक्ट की जरूरत पड़ी? क्या हुआ? चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे तथ्य को देख लेते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट था क्योंकि लाइट ऊपर नीचे हो रही थी। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग लिख लेते हैं अब आपके साथ मिलकर। पिट्स इंडिया एक्ट जो था, इस अधिनियम के पहले रेगुलेटरी एक्ट 1773 की जो कमियां थी उसे दूर करने के बाद हम एक लाते हैं संशोधित अधिनियम 1781 लाते हैं, जो यहाँ पे हमने जिक्र नहीं किया है, यहाँ पे जिक्र कर देते हैं। इसमें थोड़ी सी संशोधन करने के लिए हम क्या लाते हैं? 1781 क्या लाते हैं? 1781 अधिनियम है। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है। इस एक्ट का नाम उस समय के ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट के नाम पर रखा गया। विलियम पिट जो थे एक युवा प्रधानमंत्री थे। इस एक्ट के तहत कंपनी के जो राजनीतिक वाणिज्यिक कार्य जो थे उनको अलग अलग कर दिया और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए 6 कमिश्नरों के एक नियंत्रण बोर्ड, जिसे हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है। यहीं पर लिख लीजिएगा, इसी के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है। आप लोग जरूर लिखिएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है। इससे भारत में अंग्रेजी आधिपत्य जो क्षेत्र थे, अधिकृत क्षेत्र थे, उन पर पूरा अधिकार दे दिया जाता है। किसको? इसी के साथ 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के साथ बंबई मद्रास के गवर्नर, जो बंबई और मद्रास के गवर्नर थे, वो पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। यहां पर पूर्ण रूप से इनके अधीन कर दिया जाता है। किसके? बंबई और मद्रास के गवर्नर को। साथ ही साथ गवर्नर जनरल के जो परिषद होते हैं, गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 थी, उसे घटाकर 3 कर दी जाती है। माने जो गवर्नर जनरल संख्या की संख्या 4 थी, उसे घटाकर अब कितनी कर दी जाती है? 3 कर दी जाती है। परिषद के सदस्यों की क्या थी? पहले 4 थी, अब 3 कर दिया। मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल के जो परिषद में शामिल किया और यहीं से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकृत प्रदेश का एक नया नाम ब्रिटिश
अधिकृत भारतीय प्रदेश कर दिया गया। इसे लिख लीजिएगा आप सभी लोग, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से लिख लीजिएगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकृत प्रदेश, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकृत प्रदेश था, इसका नया नाम कर दिया गया था ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कर दिया गया। अब इसके बाद अगला आता है 1786 का अधिनियम। यह भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 1786 के अधिनियम के बारे में आपसे बात कर लूं कि गवर्नर जनरल के मुख्य सेनापति की जो शक्तियां भी यह प्रदान कर दी जाती है। विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने, अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार यहां पे दिया जाता है। काफी महत्वपूर्ण है, यह समझ लीजिएगा कि यहां पर क्या किया जाता है। 1786 का जो अधिनियम होता है, इसमें विशेष परिस्थिति पर गवर्नर जनरल को अपनी जो परिषद होता है ना, उस परिषद के निर्णय को रद्द करने, क्योंकि परिषद सदस्य संख्या 4 थी, 4 से घटकर 3 हो गई थी, इनके निर्णय को रद्द करने का भी अधिकार यहां पर रखा है और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। किसके तहत? 1786 का अधिनियम। किसके तहत? 1786 के अधिनियम के तहत। अब अगला जो आप लोग को लिखना है वो है चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर एक्ट 1793। इसे कहते हैं हम चार्टर एक्ट 1793 कहते हैं। इसके अंदर क्या था? जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की जाती है। इसका पहला जो प्रमुख बिंदु जो परीक्षा में पूछा जाता है वो ये था कि नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। सभी कानूनों, विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया जाता है। पहले से जो प्रचलित व्यक्तिगत परंपरागत नियम के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधानों द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई। यह इसके लिए काफी महत्वपूर्ण तथ्य था जो परीक्षा में पूछा जाता है। मतलब यही था कि सभी कानूनों की व्याख्या के लिए का अधिकार न्यायालय को दिया जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था चार्टर अधिनियम 1793 की प्रमुख विशेषता थी जो परीक्षा में पूछा जाता है। क्लियर? अब हम चलते हैं और आगे। हाँ, आप लोग के लिए सिलेक्शन के लिए क्लास है, नोट्स बनाते चलिएगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना किसी के मन में? ठीक है, आप नोट्स लिखते चलिएगा। ये लाइव क्लास है, चाहे बाद में भी देख रहे होंगे तो लाइव जैसा ही लगेगा आपको। अब पढ़ेंगे चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813। हाँ, चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट 1813। कंपनी के भारत के साथ, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के एकाधिकार को 20 सालों के लिए या 20 वर्षों के लिए बनाए रखा गया। चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के एकाधिकार को 20 सालों के लिए बनाए रखा गया। जो ईसाई मशीनरियां थी, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई। भारत में ईसाई जो मिशनरी थी उनको भारत में धर्म प्रचार करने की अनुज्ञा भी यहां पे दी जाती है। किसमें? चार्टर अधिनियम 1813 में, 1813 में। यहीं पर जो भारतीय शिक्षा है, भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस अधिनियम में? चार्टर एक्ट 1813 में 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध किया गया। लिख रहे हैं आप लोग? अंग्रेजों को भारत आने तथा व्यापार करने एवं बसने की भी अनुमति प्रदान की गई, लेकिन उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल से
लाइसेंस लेना जरूरी था। अंग्रेजों को भारत आने, व्यापार करने की, बसने की अनुमति तो मिल गई, लेकिन उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लाइसेंस लेना जरूरी था। ये चार्टर एक्ट 1833 में कहा गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अगला है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर अधिनियम 1833। ये क्या है? ये काफी महत्वपूर्ण है। यहां से एक प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चार्टर एक्ट 1833 के तहत, चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम 1833 के तहत जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उन्हें संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहला गवर्नर जनरल कौन बना? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। आगे, गवर्नर जनरल की जो परिषद में विधि सदस्य के रूप में अब चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया। 3 सदस्य थे गवर्नर जनरल की परिषद में, 4 से 3 हो जाते हैं। अब क्या होता है कि गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य जो होता है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। इसके लिए एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। इसके लिए क्या की गई? एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। क्लियर? कंपनी के जो व्यापारिक थे उनका जो एकाधिकार था चाय तथा चीन के साथ व्यापार को, जो 20 साल के लिए बढ़ाया गया था, अब उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया। माने कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे, चीन चाय के साथ जो व्यापार था, पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता। अगला, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया और 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया गया और 1843 में दास प्रथा उन्मूलन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया 1843 में। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब और आगे देखते हैं हम लोग। इस अधिनियम के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेश में रहने वाले जितने भी भारतीय हैं वो केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भारतीय जो कंपनी के किसी पद पे जिसके लिए वह योग्य, वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब अगर कंपनी में कोई पद है, किसी भी भारतीय को उसके वंश, रंग, जाति, धर्म आदि के स्थान आधार के पे, मतलब वंश, धर्म, जाति, रंग और उसकी योग्यता अगर है तो उसके आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी के किसी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। जी हां, जब हम लोग आर्टिकल 16 पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद को, जो गवर्नर जनरल का जो परिषद था, उसको राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संपूर्ण भारत के लिए एक बजट तैयार करने का जो अधिकार मिलता है वो चार्टर अधिनियम 1833 में मिलता है। ठीक है, अब यहां पर एक बातें हमारे और आपके जहन में आती है, मैं उसके बारे में भी चर्चा जरूर करना चाहूंगा। यह आपके लिए महत्वपूर्ण था। संपूर्ण भारत के लिए भारतीय कानूनों का जो वर्गीकरण था, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करते हुए विधि आयोग की नियुक्ति की गई। इसकी विधि आयोग की नियुक्ति की गई। इसके अतिरिक्त लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का भी गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ भी किया। इसने प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का भी प्रारंभ किया। इसके बाद हमारा एक चार्टर अधिनियम आता है 1853 में, वहां पे लिख देता हूं,
ताकि हमारे और आपके पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। चार्टर अधिनियम, आप लोग लाइव देख रहे हैं ना? चलिए ध्यान से देखिएगा। चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1853। एक कमेंट आया है कितना डीप में संविधान को क्यों पढ़ा जाए। परीक्षा में यह नहीं पूछा जाएगा कहां से प्रश्न आया है, कहां से नहीं आया है। तब आपको लगता है काश हमने एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लिया होता, काश हमने एक बार एससीईआरटी पढ़ लिया होता, काश हमने ई लर्निंग विद दुर्गेश सर के लेक्चर देख लिए होते या किसी अन्य के भी लेक्चर या कोई ऑथेंटिक किताब पढ़ लिया होता तो शायद आज हमारा भी सिलेक्शन हो गया होता। इसलिए बाद में रोने से अच्छा है आज इस जो क्लास पे जो गेस्ट के रूप में पढ़ा रहा हूं जी निःशुल्क आप लोग को, उसका आनंद लीजिए, एक नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चार्टर एक्ट 1853 क्या था? कंपनी ने भारतीय शासन के अधिकार, कंपनी ने जो भारतीय शासन था उसके अधिकार को ब्रिटिश संसद को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार मिल जाता है, प्राप्त है। माने सीधी सी बात है कि कंपनी के भारतीय शासन के अधिकार, कंपनी के भारतीय शासन के अधिकार को ब्रिटिश संसद को किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया। गवर्नर जनरल की विधायी और जो प्रशासनिक कार्य भी अलग अलग कर दिया जाता है। गवर्नर जनरल की विधायी और प्रशासनिक जो कार्य को अलग अलग कर दिया जाता है। कंपनी के जो कर्मचारी की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की जाती है। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की जाती है। मैकाले समिति जो होती है उसकी नियुक्ति की जाती है कब? 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की जाती है। लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे था? कमेंट करके जरूर बताइए। लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने का मूल रूप से कौन व्यक्ति जिम्मेदार था? कब? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। एक सवाल मैंने पूछा था कि भारत का पहला, संपूर्ण भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। जी हां, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जो मैंने ऊपर अभी आपसे सवाल पूछा था। इसके बाद 1853 के चार्टर अधिनियम के बाद क्या होता है? भारत में 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, क्या होती है? 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति होने के बाद यह कहा जाता है और यह माना भी जाता है यदि वह क्रांति तय समय पर हुआ होता तो भारत 90 साल पहले आजाद। जी हां, भारत 90 साल पहले आजाद होता। जी हां, जो 1947 में 15 अगस्त को आजाद हुआ वह भारत 31 तारीख को 31 मई 1857 31 मई 1857 को ही भारत आजाद हो गया। किंतु कुछ ऐसी कमियां रही, कुछ ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ब्रिटेन तक की सत्ता को झकझोर कर रख दिया, हिला कर रख दिया। अब ब्रिटेन वासियों को यह भरोसा हो गया था अगर ऐसी क्रांति होती है भारत में तो उन्हें भारत छोड़ना पड़ेगा, भारत से जा सकते हैं। इसको ध्यान में रखने के बाद यहीं से अब अभी तक यहाँ पे जो कंपनी का शासन था, अब कंपनी का शासन ट्रांसफर हो जाता है क्राउन के शासन में। जी हाँ, यहीं से शुरू होता है ताज का शासन। क्या कहते हैं इसे? सम्राट का शासन, ताज का शासन, क्राउन का शासन था शुरू होता है। माने अब जो ये शासन होता है किसके पास चला जाता है? ब्रिटेन क्राउन के पास चला जाता है। अब हम लोग यहां पढ़ेंगे ताज का शासन, क्राउन का शासन, ब्रिटेन के क्राउन का शासन, माने ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर होकर क्राउन के शासन के पास चला जाता है। जी हां, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो नोट्स बनाते चले। जी एक जवाब आ गया था लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र 1935, सही जवाब है आपका। ठीक है, चलिए हम और आगे चलते हैं। आप लोग जवाब भी दे रहे, सही है, पढ़ लीजिए, कोई कमी तो नहीं है ना पढ़ाने में। चलिए अब हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। सभी लोग लिखते चलिएगा, भारत शासन अधिनियम 1858, हेडिंग बनिएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। 1857 की क्रांति के बाद इस अधिनियम को लाया जाता है। इस अधिनियम के आने से
कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। इस अधिनियम को भारत में शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया, माने भारत में शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन समाप्त हो जाता है। अब भारत में का जो शासन है ब्रिटेन या ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो जाता है। ठीक है, निदेशक मंडल, नियंत्रण मंडल को समाप्त कर दिया जाता है। निदेशक मंडल होता है, जो नियंत्रक मंडल होता है, उससे यहां पे समाप्त कर दिया जाता है। और उनके जो अधिकार होते हैं, निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल, इनके समस्त अधिकार को भारत सचिव दे दिया जाता है। किसको? भारत सचिव को दे दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसको दे दिया जाता है? भारत सचिव को दे दिया जाता है। यहीं से भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। अब यहीं से भारत के गवर्नर जनरल, पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, फिर भारत का गवर्नर जनरल हुआ, अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो भारत का पहला वायसराय कौन था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अपने कॉपी में भी प्रश्न बना के लिखिएगा। हम उत्तर आपको बता रहे हैं या आप ही बताइए। भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। भारत में जो थी किसकी की? मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद बनाया गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई और 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया। भारतीय जो मामले थे उन पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित। मुगल सम्राट के जो पद थे उन्हें समाप्त कर दिया जाता, क्योंकि उन्हें रंगून भेज दिया गया था। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहा था, दम दमे अब दम नहीं, खैर मानो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान की। जब उन्हें अमार बर्मा भेजा गया था तो यही कहा गया था कि दम दमे अब दम नहीं, खैर मानो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान की। चलिए ये जिक्र तब करेंगे जब हम लोग आधुनिकवाद का इतिहास पढ़ेंगे। तो हमने यहां पर ये देखा कि भारत में जो मुगल सम्राट होते हैं उनके पद को समाप्त कर दिया। भारत में शासन होता है उसके संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। किसे? राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वायसराय जो था राज्य सचिव के प्रति जवाबदेह था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो वायसराय था ये राज्य सचिव के प्रति जवाबदेह था। मेरा प्रश्न पुनः वापस आता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। जी हां, लॉर्ड कैनिंग, लिख लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला भारत परिषद अधिनियम 1861। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत परिषद अधिनियम 1861। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए आपके। तैयार हैं आप लोग? लिखते चलिए। आज समाप्त कर देना है संवैधानिक जो विकास है भारतीय संविधान की। चलिए आप लोग की अब आगे देखेंगे यहां पे भारत परिषद अधिनियम 1861। गवर्नर जनरल की जो हेडिंग बना लीजिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद की संख्या बढ़ा दी गई। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद होती है उसकी संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, सही है। सदस्यों की संख्या कम से कम 6, अधिकतम 12 कर दी। जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद होता है उनकी जो सदस्यों की संख्या होती है मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 है, अधिकतम 12 कर दिया। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो वायसराय थे उन्हें अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। जैसे वर्तमान समय में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है 123 के तहत, अनुच्छेद 123, और राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत। ऐसे ही वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भारत परिषद अधिनियम 1861 में दिया। पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग लेने का औपचारिक प्रयास किया गया। पहली बार, इसके पहले नहीं, इसके पहले वही बनाते थे।
भारतीयों को नियंत्रित करने हेतु 3 कानून बनाए गए। तीन कानूनों को 1862 में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। जी हां, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, अंग्रेजी सत्ता को हिला के रख दिया था। तो भारतीयों को नियंत्रित करने के लिए 3 कानून 1862 तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं, जिसमें आईपीसी, जिसमें लिखना चाहे लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज भी वही है जो आज हम लोग पढ़ते हैं, आज भी वही पढ़ते हैं हम सब। क्या क्या था? आईपीसी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी, सीआरपीसी, फिर आपका सीपीसी। ये तत्काल प्रभाव से लाया जाता है, कहा जाता है तत्काल प्रभाव से इसे क्या किया जाए, माने आपराधिक प्रक्रिया कोड और नागरिक प्रक्रिया कोड, सीपीसी। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? तो यहीं से लागू होती, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा यहां पे एक टॉपिक छूट जाता है, भारत परिषद अधिनियम 1873, लिख लीजिएगा भारत परिषद अधिनियम 1873, एक लाइन का है, भारत परिषद अधिनियम 1873, हेडिंग बना लीजिएगा, जल्दी खत्म होने वाला है। इस अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है, किसके तहत? भारत परिषद अधिनियम 1873 के। 1 जनवरी 1884 को 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया जाता है, किससे? भारत परिषद अधिनियम 1873 के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग को इसमें एक और पढ़ना है, जहां पे मैंने नहीं नोट डाउन किया है, वो ये था, महत्वपूर्ण भी था, शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876 लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा। फिर 28 अप्रैल 1876 यह घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। साम्राज्ञी माने सम्राट जैसे होता है, वैसे साम्राज्ञी घोषित किया गया 28 अप्रैल 1876 को। 28 अप्रैल 1876 को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया जाता है महारानी विक्टोरिया को। यह बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, यह बात आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, अच्छा एक बात क्लास को लेकर आप लोग पूछ रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, तब मैं आगे बता रहा हूं। देखिए, क्लास संबंधित कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, और यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से चल रही, मेरे द्वारा यह क्लास निःशुल्क है। आप लोग सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके लिए आप लोग दुर्गेश सर सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश। आइए आगे हम देखते हैं। अब अगला हेडिंग हमारा जो है आपके सामने, वो है भारत परिषद अधिनियम 1892। यही 3 अधिनियम के बाद खत्म हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1892। तो केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों पर ही रहता।
केंद्रीय तथा जो प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या तो बढ़ा दी गई, जबकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। निर्वाचन परोक्ष, कैसा था? निर्वाचन परोक्ष था। निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया। भारतीय वार्षिक बजट पर वाद विवाद, इससे प्रश्न पूछे जा सकते, बजट से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते थे किसमें? भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक, बस अब आगे चलते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग बताइए क्यों ये इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। देखिए, इस अधिनियम को हम मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं या मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, तो वह भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। लिख लीजिएगा आप लोग। मार्ले मिंटो सुधार, इसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। भारत सरकार के लिए तत्कालीन राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले तथा वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। देखिए, ये भारत सचिव थे, जो लॉर्ड मार्ले थे वो भारत सचिव थे, और वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था। इन्हीं के नाम पर 1909 के इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। यहीं से विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है, सदस्यों के अधिकार में वृद्धि की गई तथा सदस्यों को बजट की विवेचना, सामान्य सार्वजनिक हितों से संबंधित प्रस्ताव पर बहस करने, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल जाता है। और सत्येंद्र सिन्हा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। सत्येंद्र सिन्हा जो थे, उनको वायसराय की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया जाता है। सत्येंद्र सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया जाता है। यहीं से मुसलमानों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल या पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। परिषद की कुछ सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिनका निर्वाचन भी मुसलमान मतदाता ही करता था। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक रूप में जाना जाता है। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आप कहें तो समाप्त कर दें जल्दी से, बस थोड़ा सा समय और लगेगा, 2 टॉपिक और आपकी बची है। हाँ, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। काफी महत्वपूर्ण है भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसे लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, इसे क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। सभी लोग लिख लीजिएगा जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ये जानते कैसे? भारत के तत्कालीन राज्य सचिव कौन था? मॉन्टेग्यू। तथा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत के उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए एक सिफारिश प्रस्तुत किया, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। लिख लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि द्वैध शासन की जो स्थापना है, उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
द्वैत शासन, जी हां, द्वैत शासन व्यवस्था। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, जिसमें उच्च सदन और निम्न सदन होता था। प्रथम राज्य परिषद को उच्च सदन, द्वितीय केंद्रीय विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता था। इनके सदस्यों की संख्या 60 144 थी। उच्च सदन में 60, निम्न सदन में 144, अर्थात प्रथम राज्य परिषद में 60 और केंद्रीय विधानसभा में 144 निश्चित की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया, दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय थे राजस्व, पुलिस, वित्त, न्याय, ये आरक्षित विषय थे। हस्तांतरित विषय क्या थे? शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, ये सब हस्तांतरित विषय थे। 1919 के भारत शासन अधिनियम में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। महिलाओं को भी मताधिकार की अनुमति दी गई। महिलाओं को भी क्या किया गया? मताधिकार की अनुमति दी गई। सांप्रदायिक के आधार पर निर्वाचन प्रणाली सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दी गई है। भारत के सचिव को भारत के महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। भारत के सचिव को भारत के महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने का भी अधिकार दिया जाता है। केंद्रीय और राज्य के बजट को अलग अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट अलग और राज्य बजट अलग, दोनों को अलग अलग कर दिया। भारत में सिविल सेवा में सुधार के लिए 1923 में शाही आयोग गठित किया। भारत के सिविल सेवा में सुधार के लिए 1923 में शाही आयोग गठित किया, जिसकी अनुशंसा पर 1926 में लोक सेवा आयोग गठन की गई। शाही आयोग की अनुशंसा पर 1926 में लोक सेवा आयोग गठित की गई। ठीक है, अब हम आखिरी पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम। इसके साथ भारतीय संविधान का जो विकास था वो समाप्त हो जाएगा। क्लास थोड़ी लंबी थी, लेकिन सिलेक्शन वाली क्लास थी, आपको सरकारी नौकरी दिलाने वाली, तो नोट बनाते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान संविधान में 75% से ज्यादा हिस्सा हुबहू या थोड़े परिवर्तन के साथ भारत शासन अधिनियम का ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 माने भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद की जो संयुक्त प्रवर समिति की अनुशंसा पर इसे लाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अन्य अधिनियमों की अपेक्षा सबसे लंबा, सबसे विस्तृत एक दस्तावेज था, जो भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के संदर्भ में बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होता है। इसमें 321 अनुच्छेद, जी हां, भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियों के साथ भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया जाने वाला सबसे बड़ा अधिनियम था। 321 अनुच्छेद 10 अनुसूचियों के साथ भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया जाने वाला सबसे बड़ा अधिनियम था। यहां पर प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके प्रांत में द्वैत शासन समाप्त किया जाता है, लिख लीजिएगा, और केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। प्रांत में द्वैत शासन समाप्त किया जाता है, केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की जाती है। संघीय विषय जो दो थे, आरक्षित तथा हस्तांतरित में, इनको भी अलग अलग कर दिया जाता है। ऊपर इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ तथा प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। आगे चलकर आईएएस से जब बनेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। दलित जाति, अभी आगे हम लोग इसको संविधान जब पढ़ेंगे तो मैं दोबारा इसके बारे में चर्चा करूंगा, जब अनुच्छेद 300 के बाद हम लोग पढ़ेंगे। दलित जाति, महिला, मजदूर के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था से सांप्रदायिक
प्रतिनिधित्व व्यवस्था का शुरुआत की गई, विस्तार हुआ। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की बनाई गई, 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। लिख लीजिएगा, पहला संघ सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय, राज्य सूची को प्रांतीय सूची भी कहते, 54 विषय सम्मिलित किया गया। समवर्ती सूची 36 विषय, अवशिष्ट विषयों सहित कुछ आपातकालीन अधिकार भी वायसराय को दिए गए। इसी अधिनियम के द्वारा बर्मा और आदन भारत को अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, 2 पॉइंट और छोटा छोटा है, मैं वही बता देता हूं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 4 जुलाई 1947 को, 4 जुलाई 1947 को लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पेश किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति हो जाता है। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। कितनी धाराएं? 20 धाराएं थी। और 20 धाराएं के साथ साथ 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाती है। 15 अगस्त 1947 को भारत में महामहिम की सरकार का उत्तरदायित्व ब्रिटिश भारत एवं भारतीय रियासतों पर समाप्त हो जाता है और भारतीय रियासत इन दोनों भारत और पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल हो सकती थी। जो भी रियासत थी स्वतंत्र रूप से, ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत था। प्रत्येक डोमिनियन हेतु अलग गवर्नर जनरल, अलग विधानमंडल, विधि बनाने का पूरा अधिकार। ब्रिटिश संसद उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सके और यहीं से वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाता है। आज हम लोगों ने भारतीय संविधान का संवैधानिक जो विकास था वो पूर्ण रूपेण पढ़ लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप लोग इस वीडियो को एक बार देखने के साथ साथ दोबारा देख लीजिएगा और ये प्रयास करिएगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद, पढ़ने के बाद इसकी नोट्स जरूर बना लीजिएगा। इसके बाद अगली क्लास में हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप सभी के साथ। ठीक है, और दूसरी चीज, डेली क्लास की टाइमिंग के लिए आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेंगे, दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। यह क्लास आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर वहां पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।